ओके, तो देखो तो क्या क्या है, वन बाय वन देखते हैं। 17 हुआ कि नहीं? 17 कह रहा है कि 17 का कह रहा है, तो इसमें चलो सॉल्व करके दिखाता हूं। तो इसमें जो है देखिए, तो ये 17 क्वेश्चन है जैम 2019, ठीक है। तो ये कह रहा है कि P कोई 3x3 की नॉन जीरो है ना, नल जीरो का दूसरा नाम है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर एक 3x2 मैट्रिक्स मिलता है मुझे Q और 2x3 R, तो P बराबर क्यू आर। तो देखो P बराबर क्यू आर है, Q की ऑर्डर कितनी है 3x2। और तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि अगर मैं रैंक ऑफ P लिखता हूं तो P का रैंक और रैंक क्यू आर, रैंक क्यू रैंक आर में क्या रिलेशन है? लेस देन होता है दोनों से, दो P और Q और R की रैंक का। क्या लिखूं? लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ P रैंक ऑफ Q। ये रो मतलब रैंक यहाँ यूज कर नोटेशन, ठीक है, यहाँ रो यूज कर लेता हूँ रैंक के लिए। तो रैंक ऑफ P लेस देन इक्वल टू मिनिमम रैंक Q एंड रैंक R। अब मुझे ये बताओ रैंक P क्या है तुम्हारा, मतलब क्या हो सकता है? P का ऑर्डर कितना है? देयर इज 3x3 Q, सॉरी P मतलब ये ना, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा? Q का मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है, क्योंकि 2x3 की है, मतलब Q क्या है 3x2 की है, तो Q 3x2 की है तो रैंक 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम 2। एंड सेम R की रैंक 2x3, R 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो R की मैक्सिमम रैंक 2 हो सकती है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 है। और P खुद क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और P की मैक्सिमम रैंक 2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम रैंक 2 है और इसकी भी मैक्सिमम रैंक 2 है, तो इन दोनों में अगर दोनों 2 हो गया तो उसका मिनिमम 2 हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम ये रैंक ऑफ P, तो P खुद 3x3 की मैट्रिक्स है, और 3x3 का मैट्रिक्स का रैंक कभी 3 नहीं हो सकता, तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा P का? हमेशा, क्योंकि कभी फुल रैंक तो बनेगा ही नहीं, तो P कभी भी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि P इज फुल रैंक इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट P इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट P इज जीरो इफ एंड ओनली इफ रैंक और P इज लेस देन 3, तो मतलब रैंक जीरो हो गया। अब मुझे डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, अब डिटर्मिनेंट जीरो है तो तुम खुद बताओ मुझे Px is equal to 0 has how many solution? ये इफ एंड ओनली इफ होता है ये थ्योरम, है ना। सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट P इज जीरो, एंड ये थ्योरम है, दिस इज द थ्योरम। थ्योरम कहता है डिटर्मिनेंट P इज जीरो इफ एंड ओनली इफ Px is equal to, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो यूनिक सॉल्यूशन आता, यूनिक सॉल्यूशन आता तो जीरो सॉल्यूशन सिर्फ होता। सो दिस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन, दिस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये गलत कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि एक ऐसा B मिलेगा जिसके लिए Px बराबर B के पास नो सॉल्यूशन होगा। अब ये B नया इंट्रोड्यूस हुआ नहीं, लेकिन सोचो डिटर्मिनेंट P कितना है फिर से? जीरो है, हाँ, तो इसके पास कभी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो, डिटर्मिनेंट है ना क्या होगा, जैसे रैंक P कभी मान लो 2 हो जाए और रैंक P ऑगमेंटेड B कभी 3 हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, या इसका रैंक 1 हो जाए और इसका रैंक 2 हो जाए, ऐसा केस हो सकता है। तो मैं ऐसा एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं, है ना। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये पॉसिबल है ना। तो एक ऐसा B मिल सकता है जिसके लिए Px बराबर B हैज नो सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल लिख दूं, चलिए एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। तो
तो एक पहली बात तो एक ऐसा मैट्रिक्स लो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता हो, जिसका रैंक मान लो 1 ले लो 2 ले लो, मर्जी है तुम्हारी। तो जैसे मैं अगर इक्वेशन बनाऊं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, मान लो ऐसा है, और दूसरा है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1, अभी ऐसा ले लो, और इन्हें दोनों का सम ले लो, इनको ऐड कर लो। तो ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट फिर तो वो हो जाएगा इन यहाँ से क्या आ जाएगी, मुझे नो सॉल्यूशन चाहिए ना, तो नो सॉल्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 कर लेते हैं, ठीक। और ठीक है, यहाँ से दिख रहा हो तो नो सॉल्यूशन है। और अगला क्या है, 0x प्लस 0y प्लस 0z बराबर 0 ले लो, क्या दिक्कत है, ट्रू ले लिया मैंने। अभी देखो जरा, तो 1 1 1 1 1 1 0 0 0, ये तुम्हारा p है, ठीक है ना, दिस 1 3 0, ओके। चेक करो, तो व्हाट इज रैंक ऑफ p एंड व्हाट इज रैंक ऑफ p ऑगमेंटेड b, बताओ जी कोई। अच्छा, यहाँ रैंक p1 होगा, अब p ऑगमेंटेड b 2 होगा, तो डिफरेंट है रैंक p, डिफरेंट है रैंक p ऑगमेंटेड b से, तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन। तो इसने यही कहा था कि ऐसा एक तुम्हें b वेक्टर मिल जाएगा क्या, तो मैंने b ये दिया है, तो क्या ऐसा b मिल जाएगा मुझे ताकि इसके पास नो सॉल्यूशन आ जाए, यस। तो नो सॉल्यूशन बनाना था मुझे, तो मैं यहाँ इक्वल लिया, यहाँ डिफरेंट ले लिया, क्योंकि पहले दो इक्वेशन कह रहा है x1 बराबर 3 होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए नो सॉल्यूशन है। तो ये एग्जांपल हो गया b के लिए, मतलब यहाँ देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा था, एक ऐसा b तुमने ढूंढ लिया तो ऑप्शन ट्रू हो गया। अब कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो b सच दैट px बराबर b हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब p का तो डिटर्मिनेंट 0 है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि p n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स में है ना, ये भी थ्योरम है। तो अगेन थ्योरम ये है कि डिटर्मिनेंट p इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ px बराबर b, चाहे px बराबर 0 हो या नॉन जीरो, दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर p स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ b लगा दो तब भी ओके है, लेकिन वहां पे दिक्कत होगा, नो सॉल्यूशन का भी केस आ जाएगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, है ना, ये है। ओके, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है ऐसा कि डिटर्मिनेंट p इज 0 इफ एंड ओनली इफ, या p इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ px is equal to 0 has यूनिक सॉल्यूशन। सेम चीज है, स्पेशल केस हो गया, जो थ्योरम 3 है वो स्पेशल केस है थ्योरम 2 का, बस यहाँ कोई भी b ले लो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, यहाँ भी कोई भी, तो b को मैंने 0 ले लिया तब भी यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, तो मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, या इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं ना, जीरो सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला जाता है, तो ये गलत है। एक ऐसा b मिलेगा जिसके लिए p ट्रांसपोज b है यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या ही दिक्कत है, p का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो p ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 0 ही होगा, क्योंकि p और p ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, तो p ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। तो ऑप्शन सी और डी एक ही बात कह रहा है, सी एंड डी एक ही, दोनों एक ही बात कह रहा है कि इसके पास, तो ये p का डिटर्मिनेंट 0 है तो p ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, और डिटर्मिनेंट 0 तो यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कभी, ये है इस थ्योरम से। चलो, तो ये आपका हो गया 17 नंबर था, है ना। सो दिस वाज 17 नंबर क्वेश्चन, तो बी इसका ट्रू है। अब आते हैं 17 के बाद जो पूछा है 25 33, तो 25, तो इसके भी कई सारे अप्रोच है ना, एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड्स ऑन कि आप सोचते कैसे हो। तो यहां आपको बोल रहा है कि x1 x2 x3 यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक।
और क्या है वो IID है। तो इससे ये पता चला कि x1 x2 x3 इसका जो ज्वाइंट PDF है वो 1 होगा, जहां x1 भी 0 से 1 में है, x2 भी 0 से 1 में है और x3 भी 0 से 1 में है। ये ज्वाइंट PDF हो गया। 0 अदरवाइज ये है। अब समझिए, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x2 प्लस x3। तो बताओ भाई, जब आपके पास 3 रैंडम वेरिएबल है, ये इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि 3 रैंडम वेरिएबल, 2 होता है तो डबल इंटीग्रेशन लगाते, सिंगल रैंडम वेरिएबल होता तो एक इंटीग्रेशन लगाते। और ये तो बताना पड़ेगा। एक तो वो है कि इस तरह कितने IID है ना, ये तो IID है, तो एक तो ये केसेस हैं, तो एक ये अप्रोच, एक तो ये तरीका होता है कि x2 प्लस x3 है, या x1 ऐसा हो सकता है x1 मोर देन x2 मोर देन x1 प्लस x3 और x3 मोर देन x1 प्लस x2। तो एक तो ये मेथड है, या इसी का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है अगला, या तो x1 लेस देन होगा x2 प्लस x3, या x2 लेस देन होगा x1 प्लस x3, या x3 लेस देन होगा x1 प्लस x2। तो जैसे ये 6 पॉसिबिलिटी है इस तरह की, है ना, ये हो सकती है। बाकी आप चेंज करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो x2 x3 करोगे तो सेम ही रहेगा, नया तो बनाएगा नहीं। तो x1 या तो मोर देन x2 प्लस x3 होगा, या x1 लेस देन होगा। इक्वलिटी इसलिए ले रहे हैं, इक्वलिटी तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। मतलब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, तो x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एक तो ये होता है कि ओके, सो दे आर सैंपल स्पेसेस। तो मतलब एक तो ये अप्रोच है, मतलब उससे भी होगा, इंटीग्रेशन से भी होगा। मैंने लिमिट सही नहीं लिया, लिमिट ठीक करना पड़ेगा, उससे भी आंसर आएगा। मैंने लास्ट टाइम कराए थे, तो चेक करते हैं क्या आता है। तो ये 6 केसेस हैं टोटल, और हमारा जो फेवरेबल केसेस हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है वो 1 है। तो इस तरीके से भी आप इस तरह क्वेश्चन IID वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 1/6, ठीक है ना। तो एक तो ये है 32 जो है, सो मतलब प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस से ही आएगा। वैसे ऐसा नहीं कि तुम खूब 4 दिन एकदम किताबें पढ़े फिर क्वेश्चन उठाए सारे हो जाएगा, नहीं होगा। रीडिंग करने से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा, ये चीज है। मतलब एक्सपीरियंस से सीखते हैं, सिंपल सा ये मतलब है। क्योंकि f जो है R to R है, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस। तो f जो है कॉन्टिन्यूअस है R पे और डिफरेंशिएबल है R-0 है, उसमें बस 0 को हटा दिया, 0 को एक्सक्लूड कर दिया। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। तो बोल रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है R पे, डिफरेंशिएबल है 0 को छोड़ के, मतलब 0 को छोड़ के मॉड एक्स वाला लेना है तो उससे डिस्कार्ड कर सकते हो। वो ट्रू तो पता नहीं बताएगा, डिस्कार्ड कर सकते हो उसको तुम, है ना। तो जैसे देखो, ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसमें जैसे है, देखिए, तो बोल रहा है कि f, देखो अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एग्जांपल के थ्रू डिस्कार्ड कर सकते हो, या जो भी आपने डेफिनेशन या थ्योरम्स पढ़े हैं उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है कि फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है R पे, डिफरेंशिएबल है 0 को छोड़ के। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है mod x, है ना, कि mod x ऐसा फंक्शन है जो पूरे R पे डिफरेंशिएबल है और 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। Which of the following statement is are always true? तो पहला ट्राई करते हैं। अगर f डिफरेंशिएबल है 0 पे, अच्छा यहाँ ये एग्जांपल हालांकि फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो बोल दिया अगर डिफरेंशिएबल हो जाता, क्योंकि शुरू में कहा था ऐसा है, और f' 0 0 हो जाए, मान लो, क्योंकि जनरल बात कर रहा ना ये तो मतलब बाद में देखो, ये शुरू में इनिशियल इंफॉर्मेशन दिया कि ऐसा हो सकता है कि इस पे गारंटी दे रहा है, बाद में ये भी इंक्लूड कर दिया कि 0 पे भी है। तो ये एग्जांपल इस ऑप्शन में फिट नहीं बैठेगा ना, एग्जांपल इस ऑप्शन में फिट नहीं बैठेगा। तो बोल रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास भी, ए सोचता हूं मैं, फिर आते हैं। तो अगर हमारे पास f डिफरेंशिएबल बता दिया कि ऐसा फंक्शन है जो इस पे डिफरेंशिएबल तो है ही और 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, मतलब पूरे R पे डिफरेंशिएबल हो गया। तो पूरे R पे डिफरेंशिएबल है और f' 0 है, मतलब 0 पे फंक्शन की डेरिवेटिव 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो बोल रहा है कि देन f हैज लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तुम खुद बताओ मुझे
क्या क्रिटिकल पॉइंट हमेशा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा? नो, तो फॉल्स, गलत। क्यों? बिकॉज ये जो जीरो है दैट मे बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वही चेक करना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है आपसे। बोल रहा है कि फंक्शन पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जीरो यहाँ हटाया था और यहाँ जीरो इंक्लूड कर दिया इसने, तो पूरे आर पे डिफरेंशिएबल हो गया। अब बोल रहा है कि डेरिवेटिव जीरो पे जीरो है, तो क्या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा? नो। तो कोई एग्जांपल बताओ मुझे ऐसा, एक ऐसा फंक्शन। हाँ, एक्स क्यूब, ठीक है। सो एक्स क्यूब एक ऐसा एग्जांपल है, आप चेक करके देखो, ये आर पे डिफरेंशिएबल है, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है, एफ डैश जीरो जीरो भी आ रहा होगा, लेकिन जीरो जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। ये सब बहुत बेसिक एग्जांपल है, जब मैं वन वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा रहा होगा तो ये सब पढ़ाया था तब मैंने, तो आप लोगों का कितना ट्रिवियल सा एग्जांपल है ना, जो क्लास 11 12 में भी है ये चीज, लेकिन ऐसे सोच पाना इंपॉर्टेंट है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल कह रहा है कि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है, पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, इसका क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ जीरो है, और जीरो पे डेरिवेटिव भी जीरो है, लेकिन जीरो ना तो मैक्सिमा देगा ना मिनिमा देगा। जीरो क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब चेक कीजिए, ग्राफ इसका बनाएंगे तो ये रफली ऐसा ग्राफ आता है, तो जीरो पे ना ही तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है ना। डबल डेरिवेटिव आप जीरो पे चेक करोगे तो जीरो आ गया, तो ये टेस्ट फेल हो रहा है। लेकिन आप साइंस की बनाओगे तो साइंस की मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव नेगेटिव नंबर पे भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव आएगा, जीरो पे जीरो आएगा ना। तो जब साइन स्कीम, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं मैं, तो दोनों तरफ सेम साइन है, तो मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। देखिए दूसरा, अगर f के पास, अब ये बोल रहा है कि ऐसा फंक्शन है जो जीरो के अलावा डिफरेंशिएबल है अभी, ठीक है ना। अगर f के पास लोकल मिनिमा है, अब देखो ये एग्जांपल जो है ना, बी ऑप्शन जो है, ये हिंट दे रहा है कि यहाँ पे ये एग्जांपल सुटेबल है। कौन सा? मॉड x, है ना। तो ऑप्शन ए के लिए एक्स क्यूब वाज अ सुटेबल एग्जांपल, जो कि गलत कर दिया ए को। इसने बोला f हैज अ लोकल मिनिमा एट जीरो, तो मॉड x की मिनिमा क्या होती है? मॉड x फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। वही कह रहा है ये कि f के पास, ठीक है ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आर पे, ये कॉन्टिन्यूअस है आर पे, डिफरेंशिएबल है जीरो को छोड़ के, डिफरेंशिएबल है, लोकल मिनिमा है जीरो पे, इसका लोकल मिनिमा होता है जीरो पे, तो f, अच्छा अगर लोकल मिनिमा हो गया जीरो पे तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे, एंड f डैश जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये पूछना चाह रहा है, अगर कहीं लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब थोड़ी है कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं, डिफरेंशिएबल है तो वो सब स्टोरी जो आप पढ़ते हैं। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ड्यू टू दिस एग्जांपल। चेक करो, सही है। ठीक है ना। बताओ ऑप्शन क्या कह रहा है, कौन सा ट्रू है? सही, सेकंड वाला गलत होगा ना, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हाँ उसमें मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो भाई इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है? क्वेश्चन आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑफिशियल आंसर की में चेक करो जिनके पास। सीडी में से एक में से है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ भाई जिनका डाउट है क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। डी सर, डी है, डी। अच्छा डी है, ओके। तो ठीक है ना, तो मतलब ये बी ऑप्शन गलत है बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल, कि ये ऐसा एग्जांपल है जो कॉन्टिन्यूअस है आर पे, डिफरेंशिएबल है जीरो को छोड़ के, इसमें मिनिमा भी एग्जिस्ट कर रही है जीरो पे, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, तो ये कह रहा है डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे, तो इसलिए गलत ऑप्शन है इस एग्जांपल की वजह से। अगर f डैश x नेगेटिव हो जब x नेगेटिव है, f डैश x पॉजिटिव हो जब x पॉजिटिव है, तो f के पास ग्लोबल मैक्सिमा होगा जीरो पे, ग्लोबल मैक्सिमा होगा, समझिए। हाँ जैसे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल ले लो, है ना, तो एक्स स्क्वायर का एफ डैश एक्स निकल, हाँ ठीक है ना, एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल है, सी ऑप्शन के, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस हाँ हाँ, तो हमें इसने कहा
कि इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो है कि नहीं है? लेकिन जीरो पे नहीं होना चाहिए। तो इसने कहाँ लिखा जीरो पे नहीं होना चाहिए? कहीं लिखा है कि जीरो पे नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है? कहाँ लिखा है? कहीं तो मुझे ऐसा लिखा होगा जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं। उसने ये कहा है कि उस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो ज्यादा पे भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मुझे एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो उस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स भी है, एक्स क्यूब भी है, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। इसने कहीं ऐसा थोड़ी लिखा है कि जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, देखो कहीं नहीं लिखा ऐसा कि जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। उसने ये कहा है कि उस पे डिफरेंशिएबल है, एक्स्ट्रा पे है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी, है ना, वो चीज है। जब ऑप्शन में बात करेगा तब सोचेंगे वैसा हम। तो इन जनरल क्या है कि हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना? तो ये सुटेबल एग्जांपल है, नो प्रॉब्लम, है ना। जैसे तुम देखो वो ले लिया ना, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब लिया, वही चीज है। तो हमें इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होने वाला एग्जांपल चाहिए। एक्स स्क्वायर लिया अभी मैंने, अब देखो जरा इसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे f डैश x 2x है। अब 2x नेगेटिव होगा जब x नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव है तो 2x नेगेटिव है, जब x पॉजिटिव है तो 2x पॉजिटिव है। तो बताओ x स्क्वायर में क्या जीरो पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है? ना, जीरो पे तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये भी गलत कह रहा है ना। तो x स्क्वायर इज सुटेबल एग्जांपल फॉर ऑप्शन सी। फिर से यहां पे कह रहा है कि f डैश x पॉजिटिव हो जब x नेगेटिव है, और f डैश x नेगेटिव है जब x पॉजिटिव है। बताओ ऐसा कोई सुटेबल एग्जांपल, कोई भी ट्राई करो। डी का कोई सुटेबल एग्जांपल बताओ। पैराबोला को उल्टा कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर ले लो, क्या दिक्कत है? तो माइनस एक्स स्क्वायर इज सुटेबल एग्जांपल। इसका डेरिवेटिव माइनस 2x आएगा, और माइनस 2x पॉजिटिव है जब x नेगेटिव है, माइनस 2x नेगेटिव है जब x पॉजिटिव है। तो कह रहा है f हैज ग्लोबल मैक्सिमम एट जीरो, सही कह रहा है। तो इनफैक्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, ट्रू कह रहा है। अब तुम कोई भी एग्जांपल ले लो ट्रू ही कहेगा, क्योंकि ये ऑप्शन इन जनरल ट्रू है, क्योंकि पहले तीन ऑप्शन गलत दिखा दिए मैंने, तो लास्ट वाला ऑप्शन इन जनरल ट्रू है। तो कोई भी एग्जांपल लोगे जो सुटेबल होगा तो उस पे ये ऑप्शन ट्रू ही आएगा, ये चीज है, क्योंकि पहले तीन गलत हो चुका है। ठीक है, तो f हैज ग्लोबल मैक्सिमम एट जीरो। तो बस उसी क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली फ्रेम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ऐसे थोड़े एग्जांपल याद रखोगे, सीक्वेंस सीरीज में जैसे एग्जांपल्स याद रखते हैं तो हेल्प करता है। कैलकुलस में फंक्शंस याद रखते हैं तो हेल्प करता है कि कौन सा फंक्शन कैसा है। जैसे यहाँ हमने चार फंक्शन यूज किया, मॉड x, x क्यूब, x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये चार फंक्शन यूज किया। ठीक है जी, चलिए आगे। वो इंटीग्रेट करके नहीं आया आंसर। किसमें? 33? वही ऐसा क्या होगा अभी? x2 प्लस x3 से 1। अच्छा, अब x1 अगर हटा दूं तो क्या होगा? तो यहाँ से फिर भी तो वही आएगी। तो x2 प्लस x3 से 1, और x2 की लिमिट, ये x1 हटा दो। अब तो x1 हटाओगे तो क्या आएगी? x1 हटा दोगे तो x2 प्लस x3 लेस देन 1, तो है तो वही चीज। 0 से 1 माइनस x3, 0 से 1। आओ इसको भी एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। तो इससे आ जाता है फिर कॉन्वर्सेशन, इससे आ जाता है। अच्छा, तो ऐसा कैसे? वहाँ क्यों गलत हुआ है फिर? वहाँ कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, जस्ट लिखा तो यही चीज़ था ना, बस कॉम्प्लीमेंट लेके लिखा है। देखते हैं, चलो। तो 1 माइनस x2 माइनस x3 dx2 dx3, इसको इंटीग्रेट कर लो। 0 से 1 ये आ जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन तो यही था ना, सीधा सीधा x1 मोर देन x2 प्लस x3। तो पहली बात तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और x1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यही ना। तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो पहले x1 की लिमिट लिया, x2 प्लस x3 से 1। ये भी वेरीफाई कर दो तुम लोग, बाकी लोग भी, क्योंकि पता चले बाद में फिर गलत निकला है ना, एक बार चेक कर दो। तो यहाँ से 1 dx1 dx2 dx3 ये हो गया। फिर x1 गायब कर दिया, x2 प्लस x3 लेस देन 1 है, तो 0 से 1 माइनस x3, 0 से 1 करो इंटीग्रेट इसको।
So x2 minus x2 square by 2 minus x2 x3 और 0 से 1 minus x3 dx3, ठीक है। अब जो आएगा चेक करो, ये 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ गलती क्यों हो रहा है, इसमें क्या मिस्टेक है? यहाँ भी तो हमने सेम ही ट्राई कोशिश की है ना कि x1 0 से ज्यादा है और ये 1 से कम है, लेकिन यहाँ x2 प्लस x3 को हमने डिस्ट्रिक्ट कर दिया। अच्छा, इसलिए प्रॉब्लम हुआ होगा यहाँ पे। तो ये मतलब गलत आंसर, कॉम्प्लीमेंट लिया तो गलत आंसर, गलत नहीं आएगा, मतलब कहना मतलब यहाँ कोई गलती हो रही है मुझसे, है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इससे सही आ जा रहा है, तो ये है। सर दोनों तो सेम ही है ना? है तो सेम ही, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा है कॉम्प्लीमेंट लेने में। क्या है ना, कई बार कुछ चीजें इंक्लूड एक्सक्लूड हो जाती हैं, स्पेशली ग्राफ में, तो वो आपको दिखेगा नहीं बिना ग्राफ बनाए, है ना। हम लोग तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो हम लोग इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट ये रीजन लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि x2 प्लस x3, तो यहाँ जस्ट x2 प्लस x3 x1 से कम है, और यहाँ 1 से कम है ना। तो यहाँ पे x1 तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए। सर एक मेथड और ये भी है कि x2 plus x3 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। हाँ, वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन करके उससे भी हो जाएगा। आप मान लो नया नाम दे दो z, फिर x3 लेस देन z, इस तरह से, या z1 में उसकी वैल्यू y होती है। हाँ, तो उससे कर लीजिए आप x1 मोर देन y, तो उससे भी आ जाएगा। मतलब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ना, मैं कह रहा हूँ आप जब ट्राई करोगे, जैसे मुझे कुछ तरीका आता है, एक तरीका पीछे किया, ये समझ आ रहा है अभी, इससे किया, इससे करेक्ट आंसर आएगा, तो ये हमने लगाया अभी। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कॉम्प्लीमेंट लेने में है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ दिक्कत है, तो यहाँ 0 से x2 प्लस x3 लिया है यहाँ, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये एंड पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको ठीक कर लो, इससे आ जाएगा, इसको हटा दो। तो मतलब जो क्वेश्चन था वो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। एक ये मेथड था और दूसरा मेथड ये था, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आपका ये वाला है, तो इससे आ जाएगा, इससे वेरीफाई कर लो, आ जाएगा, ये वेरीफाई करके चेक कर लेना। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इससे वेरीफाई कर लो, आ जाएगा। तो हमने ये पूछा था ना, तो ट्रिक क्या लगाया, ये मोर देन 0 होगा, हाँ, और ये लेस देन 1, क्योंकि x यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो होगा ही, और x2 x3 दोनों यूनिफॉर्म 0 1 है, तो मिनिमम 1 होगा, ठीक है, ये इससे आ जाएगा। तो यहां से एक समझ आया, कॉम्प्लीमेंट लेने से इसमें बच सकते हो, इस तरह क्वेश्चन में ना मिस्टेक हो सकता है। सबके अपने स्ट्रेंथ वीकनेस है, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, वो हेल्प करेगा ज्यादा, है ना। जब मेरे अलग स्ट्रेंथ वीकनेस है, आपके अलग स्ट्रेंथ वीकनेस होंगे, तो उसके हिसाब से काम करो। देखो, तो है ना, ऐसा थोड़ी मुझे सब कुछ आता है, किसी टीचर को सब कुछ आता है, तो वो हो सकता है मेरे में कुछ वीकनेस हो, आप में स्ट्रेंथ हो, तो उसको यूज करो उस तरह से, ठीक है। तो आगे बताओ 33, बस आप यहाँ सीख सकते हो मुझसे कुछ, ये है। तो 33 जो कह रहा है, नेक्स्ट 33 था ना, 33 कह रहा है P कोई 2x2 मैट्रिक्स है और that every non-zero vector in R square is eigen vector। ओ, अभी बोल रहा है कि R square में कोई भी non-zero vector लो, वो आपका eigen vector है। अच्छा, suppose lambda 1 lambda to denote the eigen value and P into this is this, ठीक है। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास भी 2019 पे ही होगी, है ना, जब तक आपके पूरे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे डाउट, तो इसी का चलता चलेगा अभी, क्योंकि मेन है सीखना, आपको सीखना है कि हाउ टू सॉल्व, कुछ नए क्वेश्चन आए तो हाउ टू अप्रोच। सो 2x2 है और हर नॉन जीरो वेक्टर R स्क्वायर में आइगन वेक्टर है, मतलब ये हो गया कि PV बराबर लैम्डा V फॉर ऑल V बिलोंग्स टू R स्क्वायर एंड V नॉन जीरो है, आइगन जो भी है। अब समझो,
तो सपोज दैट दिस एंड दिस डिनोट द आइगन वैल्यू ऑफ p एंड ये दे रखा है आपको, p तो पता नहीं है ना। तो यहां से देखो आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है p √2, √3। ध्यान से देखो किसके इक्वल है, 2, t के। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं √2, √3 बनाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दो, तो यहाँ √2 कब बनेगा, मैं क्या कॉमन लूं तो यहाँ √2 बन जाएगा। ये मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, √2 निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, ये √2 और t अपॉन, और अभी इसने क्या कहा था, r² का हर एलिमेंट आइगन वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक आइगन वेक्टर है, हाँ है ना, है ना, ये भी एक आइगन वेक्टर है। तो इसका मतलब ये √2 इसकी एक आइगन वैल्यू है। पहली चीज समझो, लैम्डा बराबर √2 इज आइगन वैल्यू, एंड ये जो t की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर, हाँ, क्योंकि t बराबर इसके इक्वल आ जाएगा, pv बराबर लैम्डा v, यही तो लिख रहा हूं यहाँ पे। तो लैम्डा निकल के आया √2 और ये v कॉमन रहता है, तो ये v यहाँ पे ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो यही वाला v यहाँ भी होगा। तो मतलब p/√2 जो है वो हमारा √3 के, हालांकि ऐसा काम नहीं है, तो ये √6 निकल के आया ना, इसने कहा ना फॉर सम t बिलोंग्स टू r। तो इस कंडीशन के लिए t की वैल्यू निकल के आ गई √6। पूछ क्या रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब फिर से ध्यान दो, तो इसने कहा है 2x2 रियल मैट्रिक्स है इस तरीके से कि हर नॉन जीरो आइगन वेक्टर है इसका, ठीक है। तो λ1 λ2 डिनोट कर रहा है आइगन वैल्यू। हमारे पास मैट्रिक्स है C0 0 C, तो इसमें क्या होगा, अगर a भी आप निकालते हो तो क्या बनेगा, इनटू x1 x2, तो ये किस फॉर्म की आएगी, cx1 और cx2, तो c बाहर कर लोगे तो x1 x2, है ना। तो यहां से आपके पास आ गया x1, x2, ये ना, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया, है ना, यहां से क्या पता चला कि हमने एक स्केलर मैट्रिक्स लिया और इसमें पता चला कि ऑल आइगन वेक्टर, इसका मतलब ये है कि ये थ्योरम बन के आ गया कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसके पास रिपीटेड, हाँ जैसे बता रहे हैं ना, एक थ्योरम है जिसमें क्या होगा, c इसका क्या है, आइगन वैल्यू है, और x1 x2 आप कुछ भी ले लो, हमने तो फिक्स नहीं किया। तो av बराबर लैम्डा v टाइप का आ गया ना, av बराबर लैम्डा v, तो लैम्डा तो वो नंबर आएगा, सो लैम्डा आपके पास वो नंबर आएगा जो आइगन वैल्यू है, मतलब यहाँ पे c जैसे आ गया ना, लैम्डा बराबर, तो c इज द आइगन वैल्यू, तो यहां से √2 इज द आपके पास एक आइगन वैल्यू आ गई। तो मतलब वही यहाँ पे एक है ना, रिजल्ट याद रखने का ये पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सी मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू कोई भी है ना, Rn की जो हर वेक्टर आइगन वेक्टर होगी, तो ऐसा क्या होगा। तो एक तो स्केलर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, एक तो ये कम्यूट करता है सबके साथ, दूसरा ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी कि एवरी वेक्टर इन Rn इज द आइगन वेक्टर, है ना। तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ये प्रूफ टाइप का हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एवरी वेक्टर जो होगा x1 x2 इज आइगन वेक्टर इन Rn, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये पता चल गया हमें कि √2 एक आइगन वैल्यू है। अब √3 आइगन वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि इसने कहा है एवरी, है ना, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम, कि जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इट हैज एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज द आइगन वेक्टर ऑफ p, है ना, मतलब उसका होगा। तो उस केस में p हैज टू बी स्केलर मैट्रिक्स। सो ठीक है, आप ये स्टेटमेंट याद रख सकते हो, है ना, कि अगर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n एंड एवरी नॉन जीरो वेक्टर इन Rn इज आइगन वेक्टर ऑफ p, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट p हैज टू बी स्केलर मैट्रिक्स, है ना, एंड उस केस में कॉमन आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां से कॉमन आइगन वैल्यू आएगी हमारी दिस, तो √2 आ गया, तो √2 इंटू √2 कितना 2, तो ये ओके हो जाएगा ना, और ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डाउट है, इसमें एक रिजल्ट ये यूज हुआ है कि लेट A be n cross n matrix and
every vector in Rn is eigenvector of A. So eigenvector of A, then A is स्केलर मैट्रिक्स है ना, ये था, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स ना, ये गेट 2023 में क्वेश्चन आया था कि उसमें स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विथ एवरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी को डाउट है बताओ इसमें, ठीक है। ये 33 के बाद कौन सा क्वेश्चन था? एक बार थ्योरम वाला पेज बैक कीजिए जी। सो 33 के बाद देखो क्या है, कहाँ गया, ठीक है। एक और है ना, ये लिख ही देता हूँ। तो ये इसमें गेट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था कि लाइक लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स such that कि AB is equal to BA for all matrix B, then A is scalar matrix, ठीक है। For all n cross n matrix, then A is a scalar matrix, ठीक है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी स्केलर मैट्रिक्स की है, तो ये कुछ ठीक है ना। तो यस 34 क्या कह रहा है कि P कोई n क्रॉस n नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो n क्रॉस, अच्छा तो सिंपली लगा लो ट्रांसपोज इसमें। ये तो गेट में भी कुछ दिन पहले मिला था मुझे, अभी है ना, रिसेंटली करा रहे थे। तो P तुम्हारा n क्रॉस n का है, नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। तो यहां से Q दे रखा है, तुम्हें ये चेक करना है Q ट्रांसपोज Q फाइंड कर लो। तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, देखो A इंटू बी का बी ट्रांसपोज है ना, पहले इस पे ट्रांसपोज लगाओगे तो ये I माइनस पी इनवर्स पे ट्रांसपोज लगाओगे तो इनसाइड ट्रांसपोज रहेगा I का ट्रांसपोज I, यहाँ P ट्रांसपोज का इनवर्स, फिर इस पे ट्रांसपोज रहेगा I प्लस P ट्रांसपोज, ये हो गया। तो अभी मैंने ये क्या लिखा है, जस्ट Q ट्रांसपोज लिखा है मैंने अभी, ये Q ट्रांसपोज। अब इंटू Q, तो इंटू Q करोगे तो I प्लस P इंटू I माइनस P इनवर्स। अब आपको बता रखा है Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, माइनस ए ट्रांसपोज। हाँ तो पुट कर लो यहाँ पे P ट्रांसपोज माइनस P, तो ये I प्लस P इनवर्स हो जाएगा और ये I माइनस P हो जाएगा, फिर ये I प्लस P हो जाएगा और I माइनस P इनवर्स है। चूंकि ये आइडेंटिटी प्लस है तो एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, तो तुम इंटरचेंज कर सकते हो, दे आर कम्यूटिंग विद ईच अदर, है ना। तो ये और ये मिलके क्या बना लेगा, और ये मिलके क्या बना लेगा, है ना। ये कम्यूटिंग मैट्रिसेस है, यू कैन इंटरचेंज I माइनस पी और I प्लस पी कम्यूटिंग मैट्रिक्स है, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो इंटरचेंज करोगे तो I तो I आ गया। ये जो गेट में भी आया, अभी कल ही परसों डिस्कस कर रहे थे गेट में, है ना, ये गेट का भी क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी भी देख लीजिए। तो ठीक है ना, तो ये ओके है। बी कह रहा है कि px बराबर लैम्डा x जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा हर नॉन जीरो लैम्डा के लिए। px बराबर लैम्डा x, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है ना। तो लेकिन आप बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। हाँ या तो हाँ मतलब प्योरली इमेजिनरी ही होगी, कॉम्प्लेक्स में a प्लस आयोटा भी नहीं होगा, सिर्फ आयोटा भी टाइप का होगा, है ना। तो ये कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है ये, वो हमेशा प्योरली इमेजिनरी होगी, राइट। तो
P माइनस लैम्बडा आई की जो भी आइगन वैल्यू आएगी वो कभी जीरो हो सकती है क्या? P माइनस लैम्बडा आई की आइगन वैल्यू कभी जीरो होगी? सोचो, P माइनस लैम्बडा आई, इसकी आइगन वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि लैम्बडा तो रियल नंबर है और P के पास जो आइगन वैल्यू है वो सिर्फ प्योरली इमेजिनरी है, तो डिफरेंस तो लेते हैं हम लोग, तो P की आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आएगी माइनस रियल नंबर, तो स्टिल वो प्योरली इमेजिनरी ही रहेगी, तो मतलब वो नॉन जीरो रहेगी। तो इससे ये पता चला कि P माइनस लैम्बडा आई इज ऑलवेज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इस सिस्टम के बारे में क्या बोल सकते हो? हाँ अब ठीक है, नाउ इट्स कंक्लूजन फाइंड, ठीक है। सो देखो, अगर P माइनस लैम्बडा आई, ये Ax बराबर जीरो टाइप का हो गया और A आपका है P माइनस लैम्बडा आई, तो P माइनस लैम्बडा आई इज अ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब नॉन सिंगुलर है। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? अब तो ठीक है ना, तो करेक्ट। तो इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा? अगर ये मान लो मेरे पास थ्योरम लिखा था मैंने यहाँ पे, ये जो थ्योरम ये लिखा था ना, ये थ्योरम अब यूज हो जाएगा। देखो कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो Px इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो वही वहां पे हो रहा है। इनफैक्ट दिस, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो Px इज इक्वल टू जीरो हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियली मैं ऑड के लिए सोच रहा था, तो वहां मिस्टेक है ना, तो पहले तो इवन लेना है। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक ये है कि ये हमारे पास जो सिस्टम दे रखा है ना, इसको आप रिड्यूस कर लो, तो देख लो एक बार फिर से, इसको रिड्यूस कर लो, P माइनस लैम्बडा आई x बराबर जीरो, तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई। अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, दो ही केस है, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है, तो इसके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा। अब डिपेंड करता है कि P माइनस लैम्बडा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता था तो उस केस में डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो चूंकि P माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो रहेगा क्योंकि लैम्बडा रियल नंबर है और P हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, करेक्ट, ठीक है। देखो ऐसा जनरल थ्योरी सोचने पर दिक्कत होती है ना, तो एग्जांपल लेके चेक कर लो। यहाँ एग्जांपल लिया तो एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे x1 बराबर जीरो और x2 बराबर जीरो आएगा, और ये फिर बाकी हर मैट्रिक्स में ऐसा ही होगा। तो जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन, यस, तो यहाँ पे जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है और वो जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है। देख लो और कोई दिक्कत है? हाँ, इन जनरल ऐसे सोच सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसा, से Px P1 मैट्रिक्स हो गई, x एक वेक्टर हो गया और लाइक x हमारा वो हो गया और लैम्डा x को हम P कंसीडर कर लेते हैं, और सिंस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इवन है तो ये डिटरमिनेंट जीरो होगा नहीं, तो फुल रैंक मैट्रिक्स हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ हाँ हाँ, अगर आइगन वैल्यू वाले पर्सपेक्टिव से ना सोचे तो हाँ ठीक है, आइगन वैल्यू से नहीं भी जा सकते, वैसे भी चलेगा। मतलब वो डिपेंड करता है ना कैसे तुम सोचते हो, तो डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, कितना तुम प्रैक्टिस में, ये तो मैं कहता हूँ चाहे कोई भी क्वेश्चन हो मैथ वाले पे, कितने प्रैक्टिस में हो तो उसके हिसाब से तुम उतना क्विकली सोच पाओगे, ये चीज है, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? तो हमने सी किया और बी का, एक्चुअली बी इज द ट्रू ऑप्शन बिकॉज पी स्क्यू सिमेट्रिक है ना। अच्छा, जैसे तुम आइगन, अच्छा आइगन वेक्टर यूनिक होता है क्या? इस भी बार बार आइगन वेक्टर यूज कर रहा था। तुम जब सॉल्व करते हो इसको ए बी बराबर लैम्डा वी को, तो हालांकि वी के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, यू चूज वन एक्चुअली, है ना। तो आइगन वेक्टर तो यूनिक नहीं होता है, वो जैसे हम एक चूज करते हैं ना, मतलब इंडिपेंडेंट एक मिलेगा, है ना, बाकी बहुत सारे मतलब दे आर डिपेंडेंट, एक्चुअली जो भी मिलेगा डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो वो इनफाइनाइटली मेनी होते हैं जिसमें से एक इंडिपेंडेंट चूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा टाइम भी हो गया, तो आज डाउट डिस्कस नहीं कर पाए ना, हो गया। 34 के बाद कौन सा, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको मैं स्टार्ट गेट का बैच में लूंगा।
चैट में क्या था 33 34, चलो या तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 34 तो हो गया, 36 क्या कह रहे हैं? 36 में प्रूफ करना पड़ेगा फिर से इसको, नहीं एक्स वाई विद आईडी एक्सपोनेंशियल लैम्डा और जेड है मैक्स एक्स माइनस वाई 0, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इसको प्रूफ करके देखना पड़ेगा। वैसे हो जाएगा, तुम इजीली तुम देख सकते हो, डिफरेंस जो होता है वो कौची है उससे कर सकते हो, नहीं तो प्रूफ भी कर सकते हैं इंटरसेक्शन लेके। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हालांकि आप लोगों ने ट्राई कर ही रखा है, फिर से एक बार देख लेना, जो डाउट रह गया वो फिर परसों क्लास होगी ना इसकी, तो परसों करेंगे, ठीक है, जो डाउट रह गया। तो आज बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, कुछ ही क्वेश्चन में ना टाइम काफ़ी किल हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, गेट का डाउट क्लास होगा।